ऐसी क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं कि जो दिन भर जो है बच्चों का, उसमें ज़्यादातर जो है वो ये सवाल नहीं हो कि ये क्यों किया, ये मत करो, उस तरफ नहीं जाना है तुमको। अभी हमारे घर ना बड़ों के हिसाब से बने हुए हैं, है ना। जी, इस तरह से सफाई होनी चाहिए, इस तरह से फर्नीचर रखा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन लेंस बदलने की ज़रूरत है कि बच्चा परेशान है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो परेशान है तो फिर हम उसकी परेशानी दूर करने के बारे में सोचेंगे। ऑलरेडी क्रिएटिव होता है, ऑलरेडी खुद से चीज़ें करना चाह रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब आसपास और ख़ास करके बड़े हर एक एक्शन पे टोक रहे हैं ना। सोचे ना, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और अगर कोई ऊपर से देख रहा है और हर चीज़ के बारे में ये सही है ये गलत है करेगा, तो फिर वो काम का जो शौक पहले होगा ना वो भी छूट जाएगा और हम वो नहीं करेंगे। और देखते हैं कि बड़े नहीं, 4-5 साल की उम्र में ही उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो कम होने लगती है। ऐसे एरा में बच्चों को संभालते हुए उनको अल्लाह का इंट्रोडक्शन किस तरह से कराया जाए और अल्लाह का और उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाए। से ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं? अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो बच्चे तो फिर भी खेलते हैं, फिर भी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बड़े मतलब के यहाँ तक कि हमारे घर में दादा दादी भी फ़ोन में होते हैं, है ना। सब लोग फ़ोन, अब पॉइंट इस घर में सब फ़ोन में, बाहर सब फ़ोन में, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि फ़ोन मत देखो और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें। बच्चों को इतना लाड प्यार मत करो, उन्हें डांटो, उन्हें रोको टोको। अगर ये नहीं किया अभी तो वो कैसे सीखेंगे, और अगर आदतें इस उम्र में पक्की हो गई तो फिर छोड़ना मुश्किल होगा। हाँ, वाकई यही उम्र है सीखने की, 0 to 6 years, जहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा। लेकिन क्या वो सिखाना सिर्फ रोक टोक करना, सिर्फ डांटना है? क्या इसी से बच्चा सीखेगा? जबकि स्टडीज़ बताती हैं कि रोकने से और डांटने से, हर वक्त रोक टोक करने से बच्चा डर जाता है, सीखता तो नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राफिया, आज के इस पॉडकास्ट की होस्ट, और हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर अहमदाबाद की बहुत ही रिनाउंड हस्ती फ़ातिमा सरेशवाला। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं आपका थोड़ा सा तारुफ़ यहाँ पर पेश करना चाहूँगी। आप तकरीबन 20 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं। आप एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, एक सर्टिफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोच हैं और टीचर ट्रेनर हैं अहमदाबाद की कई स्कूल्स में। फाउंडर हैं वॉन्डरिंग माइंड्स की। वॉन्डरिंग माइंड्स बच्चों के लिए एक सेफ़ स्पेस है जहाँ पर वो अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट्स को यूज़ करके ग्रो करते हैं। और इसके अलावा आप एक फ़ैमिली काउंसलर भी हैं। फ़ातिमा अब्बा, मैं इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ जमात-ए-इस्लामी हिंद गुजरात विमेंस विंग की जानिब से, और उसके साथ साथ आपकी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस खिदमत को अंजाम देने के लिए आप तैयार हुए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे दीन में भी और साइंस में भी बच्चों की जो एज है जिसमें 0 to 6 years काउंट होता है, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज माना गया है। तो इस पर क्यों इतना ज़ोर दिया गया है साइंस में या हमारे दीन में भी? आप इस पर अगर थोड़ी रोशनी डालें। जी, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। जो बच्चा पैदा होता है ना तो वो माँ से जुड़ा हुआ होता है, राइट। 0 to 6 years क्रूशल डेवलपमेंटल स्टेज है, और उस वक्त जो वो देखता है ना वही सीखता है। वो लाइक कहते हैं ना, बच्चा इमिटेशन से सीखता है, वो मिरर कर रहा होता है। और अभी वो एक ब्लैंक होता है, उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो जो पहले जो चीज़ें वो सुनेगा, जो वोकैबुलरी डेवलप हो रही है, जो वो कर रहा है, हर चीज़ ना देख देख के हो रहा है, राइट। तो जो वो पहले देखेगा, जो चीज़ उसके जहन में पहले जाएगी, वो उस हिसाब से वो बन रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है कि उसके माहौल में क्या है, वो आसपास किन अल्फाजों को सुन रहा है, क्या चीज़ होते हुए देख रहा है। तो जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा, वही उसके जहन में बैठेगा और वही वो बोलेगा। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ वो उस वक्त नहीं बल्कि उसके पहले से माँ बाप जो हैं वो रेडी रहें और प्रिपेयर करें। ये नहीं कि बस बच्चा आ गया और फ्लो में जो हो रहा है वो होने देना, उसको सीखना और उसको प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। जो वो देखेगा वही सीखने वाला है। तो सिखाने से ज़्यादा मुझे लगता है
माँ बाप को और ख़ास करके माँओं को सीखने की ज़रूरत है। अपने आप क्या मॉडल करना है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या सीरत में इस मामले में हमें कोई रोशनी मिलती है? क्या कोई रहनुमाई मिलती है सीरत से? सीरत में अगर हम देखें ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो तरबियत बहुत अच्छी तरह से हमें नज़र आएगी। और तरबियत सिर्फ नहीं बल्कि तरबियत विथ रहमत के साथ, कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे ना। छोटे छोटे किस्से हैं, जैसे कि उनके जो नवासिद हज़रत हसन हुसैन बहुत छोटे से थे। वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और वो चढ़ जाते हैं सजदे में, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं उस वक्त? सजदे को लंबा कर देते हैं ना। ये दिखाना, ये रहमत है ना। जी। फिर एक किस्सा आता है कि कुछ सदके की खजूर होती है, वो ले लेते हैं, है ना। तो अभी उनको डांटना बोलना नहीं, आपने क्या किया? उनके मुंह से निकाल दी, है ना। छोड़ नहीं दिया लेकिन खुद किया, इसे कहते हैं मॉडलिंग। और इसी तरह उनका जो पूरा जो किताब है कि बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया किस तरह का था, तो आप कभी भी कहीं भी आपको सख्ती या लहजे में सख्ती नहीं नज़र आएगी। बच्चों से वो प्यार मोहब्बत करने वाले थे, है ना। हर वक्त प्यार मोहब्बत और करके दिखाना। जी। और कोई भी मतलब प्यार मोहब्बत जब देखता है ना तो करने का शौक़ होता है। और जहाँ सख्ती होती है, जहाँ कहते हैं ना वो बच्चे को समझे बिना कुछ कहा जाता है, तो वो हमसे जुड़ेगा नहीं, वो हमसे दूर जाएगा। पूरी सीरत, इनफैक्ट सहाबा की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में की। वो किस तरह की? सख्ती से की, किस अखलाक से की ना, बातचीत से की। और वो किस एरा में थे? हमको पता है प्री अरेबियन एरा प्री इस्लामिक एरा किस तरह का था। वहाँ से आए हुए थे। 23 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की। बच्चे तो मतलब बड़ों को रहमत के साथ किया, तो बच्चों पर तो सख्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। जैसे कि सीरत से ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 मिसालें दी, तो इसमें जैसे हम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके ग़ुलाम थे, तो वो अपनी ज़िंदगी में बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि ये मत करो या ये करो, है ना। मत करो का वर्ड या ये क्यों किया, ये कभी आपने सवाल नहीं किया। लेकिन बाजी मैं समझती हूँ कि ये है ना बहुत मुश्किल स्टेज है ना पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर बच्चा जैसे सीढ़ी पर है और वो गिरने वाला है तो उसको फ़ौरन से ऐसे पकड़ लेना, जिसमें पेरेंट खुद भी सहम जाता है और बच्चा भी सहम जाता है। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ग्लास का गिर जाना, टूट जाना किसी चीज़ का, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं पूरे दिन में कि पेरेंट एकदम डर जाता है और बच्चा भी बिल्कुल खौफ में आ जाता है। तो पेरेंट ऐसी क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं कि जो दिन भर जो है बच्चों का, उसमें ज़्यादातर जो है वो ये सवाल नहीं हो कि ये क्यों किया, ये मत करो, उस तरफ नहीं जाना है तुमको, जिसमें डांट कम इस्तेमाल हो और मोहब्बत का ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्रेस करें। ऐसे क्या रूटीन वो सेट कर सकते हैं पेरेंट्स अपने दिन में? जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ना घर को बच्चों के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है ना। घर को सेफ़ बनाना, कि हर वक्त ये ना कहना पड़े कि ये करो ये मत करो। अभी हमारे घर ना बड़ों के हिसाब से बने हुए हैं, है ना। जी, इस तरह से सफाई होनी चाहिए, इस तरह से फर्नीचर रखा हुआ है। अब हमको पता है कि छोटा बच्चा किस तरीके से उसके अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह की एनर्जी डाली हुई है, वो मूव करेगा ही। हम उसे नहीं कह सकते कि भाई एक जगह बैठे रहो, है ना। अब अगर सीढ़ी है तो 1 साल का बच्चा होने लगता है, उसे उसके अंदर चढ़ने की स्किल आती है तो वो चढ़ेगा, राइट। तो बाउंड्रीज हमने क्रिएट करनी है, उसके लिए सेफ्टी क्रिएट करनी है। और साथ में ये करना है कि उसको लगे नहीं ज़्यादा, है ना। जो मतलब होता है ना, उस तरीके से चीज़ें सेट करनी है ना, सेफ प्लेस स्पेसेस। फिर अगर ऐसा है कि थिंग इज़ कुछ चीज़ टूटने वाली है, राइट, तो ऐसी चीज़ों का एक्सेस उससे दूर करना है। तो सबसे पहले तो ना मुझे लगता है बच्चा नहीं, बड़ों को समझ की ज़रूरत है कि अगर बच्चा घर में आ रहा है तो हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि 1 साल का 2 साल का बच्चा हमारे हिसाब से चले, बल्कि हम बड़े, क्योंकि बड़े ज़्यादा समझदार है ना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों के हिसाब से हम चीज़ों को करें। तो हर चीज़ में बोलना और टोकना ना पड़े, उसके हिसाब से येस स्पेसेस। और अगर ऐसी नहीं है, मैं नहीं कहती कि हर जगह पॉसिबल, तो उस तरह के छोटा सा एरिया बना दिया जहाँ बाउंड्री क्रिएट कर ली, ताकि उसकी जो स्किल्स है और उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के हिसाब से उसे जो मूवमेंट की ज़रूरत है ना, वो हम उसे प्रोवाइड कर सकें। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। इसमें ऐसा है कि बच्चा जब 0 to 1 ईयर में है या 2 ईयर ओल्ड है तो उससे हम चीज़ें बचा कर रख सकते हैं। बट इसके बाद एक एज ऐसा आता है जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंस चाहता है। मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको दूध पिला दूँ मग से, लेकिन वो
वो ग्लास का मग उसको खुद ही लेना है, खुद से ही पीना है, और उसमें फिर वो कपड़े स्पॉइल करना, और ये है ना, ये वाली जो चीज़ है वो मदर्स के लिए काफ़ी स्ट्रेस बनाती है, बिकॉज़ वो बच्चे थोड़ा भी इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो घर में पूरा जो है वो काम बिखर जाता है, और माँ के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाला जो स्टेज है, एक ख़ास तौर पे एक मदर या अगर फादर साथ में है तो वो दोनों मिलकर इसको कैसे मैनेज करें कि बहुत ज़्यादा स्पॉइल भी नहीं हो घर और वो चीज़ें भी ठीक ठाक रहें, तो उसमें बच्चे के साथ किस तरह का रवैया हम रखें। जैसे मैंने कहा ना, एक स्पेस क्रिएट करना, तो वो बाउंड्री ये हो सकती है, ख़ास करके जब हम खाना खिला रहे हैं उसमें एक है कि हम उनको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस, खुद चीज़ें करनी होती है। तो एक होता है कि एक चेयर है, हाई चेयर है, वहाँ पर अगर बैठे हैं, है ना, फिर वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और वो ज़्यादा गंदा, लाइक वो एरिया को हमने कवर कर दिया प्लास्टिक से, इस तरीके की कुछ चीज़ें हों, प्लस कि वो कहीं भी नहीं खा सकते, वो बाउंड्री हम क्रिएट कर सकते हैं। वो पॉइंट इज़ वो हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, राइट। तो अगर बच्चा कहीं और जा रहा है तो हम बच्चे को नहीं डांटेंगे, राइट। हमको उसको लेकर बताना है, लाइक बार बार और रिपीटेडली हमको बताना पड़ेगा कि ये खाने की जगह है, यहाँ बैठ के हम खाते हैं, ठीक है। छोटा, ज़्यादा छोटा है तो वो बेल्ट वगैरह बांध कर उसको उधर बिठाया, फिर उसको अपनी चीज़ें दे दी। तो क्या होता है ना, एक बार वो आदत बनाना हमारा काम है ना। हम इतने छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो खुद से ये सारी चीज़ें समझे, राइट। तो हम उसे उधर लेकर जा रहे हैं, उस एरिया में उसके बिठा कर खिला रहे हैं, उसे चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ पे ऑटोनॉमी, तो धीरे धीरे वो एक माइंड में ट्रेनिंग हो रही है कि अच्छा ये खाने की जगह है, ये खाने की जगह नहीं है, है ना। तो इस तरह से हम स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप से ना, स्पेशली जब हम छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं ना, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लो कर देनी चाहिए कि इतनी सफाई होनी ही चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए, तो क्योंकि हमारा कंडीशनिंग इस तरह से हुआ है ना। तो क्या होता है, हम ज़रा सा गिर गया तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, मैंने देखा बार बार पूछने लग जाता है, लाइक चिकना हुआ, ये गिरा तो बार बार हम, तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेता है नो। नहीं, इमेजिन करें ना, अगर कोई बार बार हमें टच कर रहा है, हम कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहा है, बार बार कोई हमें रोक रहा है, टच कर रहा है, तो वो छोड़ देगा ना। तो उस तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी आई फील लाइक हमें अपने आप पर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, और हमें अपनी कंडीशनिंग में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं जैसा कि समझ पा रही हूँ, ये ऐसा है कि बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को अपने आप पर कंट्रोल करना कैसा है वो ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर, बिकॉज़ बच्चे की जो फितरत है, जो माइलस्टोन तय करके वो आया है, वो तो वो कवर करेगा। हम उसको कैसे आसान बना सकते हैं, हम उस पर उसकी तैयारी करें। अब ये वाला जो स्टेज है, हम देखते हैं कि इसमें बच्चे टैंट्रम्स बहुत थ्रो करते हैं, मतलब कुछ बता रहे हैं लेकिन वो फाइनली जब हम उनको लेके बैठते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा रीज़न तो कोई और था। लेकिन ये दिन में कई बार होता है कि वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करते हैं, और वो टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये टाइम जो है ना, वो पेरेंट्स किस तरह से डील करें कि बच्चे को मार तक भी नौबत नहीं आए और वो एक सही तरीके से वो हैंडल हो जाए वो बच्चा। जी, आई थिंक सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन लेंस बदलने की ज़रूरत है कि बच्चा परेशान है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो परेशान है तो फिर हम उसकी परेशानी दूर करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अब ये समझना है कि बच्चे की अभी पूरी तरह से एक्सप्रेशन और लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, तो उसे बोलना नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है घर में जो एक अंदर भर जाती है और वो टेंट्रम या मेल्टडाउन के थ्रू बाहर निकल रही है, राइट। नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए भी, है ना, हर मर्तबा उसको हैंडल करना। तो ये सीखने वाली को रेगुलेशन एक टेक्निक है। को रेगुलेशन मतलब कि हम उसको ये बच्चा डिसरेगुलेटेड है और वो हमसे रेगुलेट होगा। तो अगर हम डिसरेगुलेट हो जाते हैं, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो वो बच्चे का कंट्रोल और भी जाएगा, है ना। वो और ज़्यादा, क्योंकि वो समझेगा कि जो मेरा ख्याल रखने वाले वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते ना, वो डिसरेगुलेट हो रहे हैं, तो वो फिर हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमको काम रहना सीखना है कि पहले हम थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लें, थोड़ा सा शांत हो जाएं, और फिर को रेगुलेट का मतलब होता है बस अपना रेगुलेशन, अपना काम लेकर उधर, और ख़ास करके 2-3 साल के बच्चे, उसको लेकर बैठना ना, जस्ट बीइंग देयर, लेटिंग इमोशंस आउट, कि वो रो रहा है तो रोने देना, उसको अगर हग करना अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर हग कर लिया, है ना, थोड़ी देर उसके पास बैठ गए, जो पॉसिबल है। नाउ
सबको लगता है कि बहुत वक्त लेता है ना, हमारे पास इतना वक्त नहीं। नेक्स्ट सवाल हमेशा मेरे इस सेशन में यही आता है कि हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है, कहाँ से लाएंगे। पॉइंट इज वक्त तो ये भी लेगा और वक्त वो भी लेगा। जब बच्चे का टेंट्रम एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा, तब आप मतलब बिना चॉइस के आपको वक्त देना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप इस तरीके से को रेगुलेशन टेक्निक, तो शुरू में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा समझेगा, उसकी मतलब उसको रेगुलेट करना आ जाएगा ना, तो वही जो पहले ज़्यादा वक्त होता था ना, वो कम होगा। प्लस बच्चा हमसे सीख रहा है कि जब इमोशन ज़्यादा हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तब क्या करना, वो हम मॉडल करें इस मोमेंट पे, राइट। तो वो जो विंडो ऑफ टॉलरेंस होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बढ़ने लगता है कि वो ज़्यादा हैंडल कर पाए। आई होप आई वॉज एबल टू। यस, इसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, लाइक जैसे 0 to 3 years में तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो क्या हम उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं कि जो उसको फील हो रहा है वो बता सके? इसमें पेरेंट्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं बच्चे को? हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी फीलिंग्स को लेबल करें कि अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, Okay. हाँ, आप जैसे वैलिडेट भी कर सकते हैं कि अच्छा आपको वो नहीं मिला इसलिए आपको बुरा लग रहा है, नो। सो हम उसे लैंग्वेज दे रहे हैं, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तो वो बोल पाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लगा कि वो मुझे नहीं मिला, उसको कैसे अपनी बात को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना वो सीखेगा। तो फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ रेगुलेट करने के साथ साथ उसके जो फीलिंग्स है उसको नेम करना हम सीखें, लेबल करना सीखें कि अच्छा ऐसा हुआ है, ये हो रहा है आपके साथ, आपको अच्छा नहीं लगा, उसने वो ले लिया तो आपको शायद गुस्सा आया, मैंने आपसे बात नहीं की तो आपको सैड फील हो रहा है ना। तो वो वर्ड्स हम देते हैं ना, तो धीरे धीरे वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना सीखेंगे। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हम बार बार ये करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम उसी लैंग्वेज में बच्चे हमसे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं जब आपका ये सॉल्यूशन मैं सुन रही हूँ तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि जब हम छोटे थे तो अगर हम ये कह देते थे कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वी वर टैग्ड एज एन एंग्री पर्सन, और या जो भी फीलिंग हम शेयर कर रहे थे तो ये गुस्से वाली है, या ये तो खामोश रहती है, या इस तरह का टैग हमको दे दिया जाता था। क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है कि हम उनको बताएं कि तुमको जो फील हो रहा है वो तुम शेयर कर सकते हो? जबकि हमारा जो वो है, जिस एरा में हम बड़े हुए हैं, उसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा वो समझा जाता था कि ये तो बहुत ही ओपन है, कुछ भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्या ये बच्चों के लिए ठीक रहेगा? सवाल ये है ना कि फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने से, फीलिंग्स अंदर दबाने से क्या होता है ना। जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो अंदर ही अंदर रहता है तो वो अलग तरीके से बाहर निकलता है। और हम देखते हैं बहुत सारे हमारे बड़े जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो इतना मतलब उनको किसी ने बेसिकली इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको किसी ने नहीं सिखाया कि गुस्से को सेफली एक्सप्रेस कैसे करना। गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्से में गलत करना गलत है ना। exactly, गुस्सा तो है किसी को, गुस्से को गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए ना, वो असल बात है, राइट। तो ये कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सही नहीं। इसी तरह हर हम ये कहते हैं कि हर फीलिंग, ऑल फीलिंग्स आर वेलकम, राइट। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और उसको सेफली एक्सप्रेस करेंगे तो फिर रेगुलेशन आएगा। वरना हम देखते हैं ना डिसफंक्शनल एडल्ट्स जो घूम रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न। मुझे लगता है यही रीज़न है कि उन्हें आया ही नहीं, उन्हें किसी ने एक्सप्रेस करना ही नहीं सिखा। और हम जिस तरह से बड़े हुए बस हमेशा शट डाउन किया है ना, चुप हो जाओ, मत गुस्सा करो, मत बोलो, है ना। लेकिन मेरे अंदर जो है उसका क्या, किसी ने भी नहीं सिखाया कि कैसे उसको डील करना, राइट। फिर कभी भी डील करना नहीं आता, बड़े हो जाते फिर भी नहीं आता है। एग्जैक्टली हमारे अब भी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बच्चे अगर चुप रहते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस, दे टेक अ कॉर्नर एंड दे सिट ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन दे डोंट डिस्टर्ब देयर पेरेंट्स, एक्चुअली दे डोंट टॉक टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसे बच्चों को अच्छा समझा जाता है कि बहुत समझदार है, डिस्टर्ब नहीं करते, बात नहीं करते, बट एक्चुअली व्हाट वी फील इज़ कि वहाँ प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पर ऐसे एरियाज़ को ओपन करने की ज़रूरत है कि बच्चे जहाँ पर बोलें, बताएं, शेयर करें। जी बिल्कुल, मतलब अभी आसान है वो, इसलिए उसे अच्छा कहा जाता है क्योंकि वो माँ बाप के लिए आसान है
टेम्पररी आसान है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोचिए, क्या वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे एडल्ट्स इस तरह के हों जो एक जगह बैठे रहें, चुप रहें, कुछ ना बोलें, दुनिया उनके साथ कुछ भी करे, मतलब आगे उन्हें बाहर निकलना है और हमें पता है दुनिया किस तरह से, तो डू वी वांट देम टू सिट क्वाइटली एंड लेट एनीबडी डू एनीथिंग टू देम, राइट? तो ऐसा नहीं होने वाला कि बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? बचपन में अगर हमने उनको वो स्पेस नहीं दी जहां वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए, अपने लिए स्टैंड ले पाए, हमें नो कह पाए, तो फिर किसी और को नो वो नहीं कहने वाले, है ना? और ऐसे ही आजकल है ना हम, जो कि गलत बात पर भी नो नहीं कह पाते, राइट? क्योंकि हमें वो स्पेस नहीं मिली, और अब हम जब वो करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत मेहनत लग रही है उसमें से बाहर निकलने की। हम नहीं चाहते कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वही उसी तरह से हो, जो अपने लिए लड़ ना पाए, अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, और अपने लिए नहीं, दीन के लिए ना। मुसलमान बच्चे हमें रेस करने, तो हम ऐसे बैठे हुए चुपचाप शांत रहेंगे, कुछ किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, उस तरह के बच्चे तो हमें रेस नहीं करना है ना, उम्मत को रेस करना है हमें। जी बिल्कुल। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जब 3 इयर्स के अबव बच्चे जब अपना लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो आसपास से भी काफ़ी सारे वर्ड्स वो सीखते हैं, उनको पता नहीं होता है ये सही है गलत है, बट वो जस्ट शेयर करने के लिए ऐसे। और फिर कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ होती हैं जो बच्चे अक्सर क्रॉस कर जाते हैं, जो रिस्पेक्ट के दायरे में नहीं आती हैं, वो जो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है एडल्ट्स का, और कभी कभी उनको बहुत एम्बैरसिंग भी होता है पेरेंट्स को कि ये बाउंड्री क्रॉस हो गई है, और फैमिली में एक अलग सा एम्बैरसमेंट उनको फेस करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो या फिर बहुत कम हो, तो इतनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के लिए पेरेंट्स क्या स्टेप्स ले सकते हैं? जहाँ तक कुछ लाइक बोलने की बात है, कुछ बोल देते हैं या कुछ कर लेते हैं, पहले अगेन हमको ना बच्चे के लेंस से देखने की ज़रूरत है। क्या वो डिसरिस्पेक्टफुल सोचता है कि मैं बेअदबी कर रहा हूँ, मैं उनको नीचा गिराने के लिए? अच्छा, उसको पता है कि वो ये कर रहा है, मतलब उसको तो नहीं पता ना, उसको तो पता ही नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं बड़े बड़े, ये हमारे दिमाग में हमने सोच लिया कि ये जो इसने बोला ना ये बेअदबी है, ये इसने बोला ना ये मेरी बेइज्जती कर दी। बड़ों के दिमाग में वो, बच्चा नहीं सोचा। आपने खुद ही बताया ना कि उसे तो पता ही नहीं है वो अल्फाज का, कितनी मरतबा वो अल्फाज का मतलब पता होता है तो भी उसकी इंटेंसिटी नहीं मालूम होती उस बच्चे को। तो जब वो मालूम ही नहीं है तो वो कहाँ उस इतना लेवल का बेअदबी का सोचेगा। लेकिन जी हमारे यहाँ बड़े बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बुरा लग जाता है, चीज़ें होती हैं, तो हम मतलब उस वक्त बच्चे को वहाँ से हटा ले सकते हैं, है ना। और ख़ास करके जो जब उस तरह के वर्ड सीखते हैं, कहीं से भी एक्सपोजर होता है और जो वर्ड्स पे उन्हें अटेंशन मिलता है, उन्हें सब उन्हें देखने लगते हैं या सब एकदम से उनकी तरफ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये अच्छी बात है ना। लाइक आई सेड, दे आर लर्निंग, हर चीज़ वो सीख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं। तो जहाँ उन्हें अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि बच्चे को तो वो कनेक्शन चाहिए, तो जहाँ वो मिलता है वो ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उतना ज़्यादा अटेंशन उस चीज़ के बारे में ना दें कि उसने ऐसा बोला, उसको इतना बड़ा ना बनाएं, राइट। फिर धीरे से वो कहते हैं ना, रिप्लेसमेंट वर्ड दे दिया ना, कुछ रिप्लेसमेंट, उसको बड़ा बनाए बिना, तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगी विदाउट ब्रिंगिंग दैट फोकस ऑन वर्ड्स, और कि ये बच्चे ने गलत बोला या बच्चे ने बेअदबी कर दी, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है और उसकी नीयत भी ये नहीं होती। इट्स नॉट इवन फेयर फॉर द चाइल्ड बेसिकली। एग्जैक्टली। इसमें ऐसा होता है कि बच्चे मोस्टली माँ के पास होते हैं, है ना, या फिर जब फादर ऑफिस से आ गए हैं तो उनके पास हैं, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि माँ या उनके फादर अवेलेबल नहीं हैं बच्चों के लिए। तो वो बच्चों को कैसे आदत डालें कि अगर हम नहीं हैं, हम अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इतना इंडिपेंडेंट उनको किस तरह से बनाएं कि वो चीज़ें खुद से हैंडल कर सकें। वो जैसे बच्चों को जब इंडिपेंडेंट शुरू से नहीं बनाया जाता है, तो वो टिल जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक भी इतनी डिपेंडेंसी उनकी रहती है कि माँ या अब्बू नहीं हैं घर पे, तब भी वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो वो इंडिपेंडेंसी किस एज से आनी चाहिए बच्चों के अंदर, और धीरे धीरे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इसको? आई थिंक वो एज अप्रोप्रिएट के एज के हिसाब से होती है कि मतलब हम देखें कि इवन 1 साल का बच्चा भी कुछ चीज़ें खुद से कर सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि वो खुद से अपने मग लेके पानी पी सकता है, खाना खा सकता है। इसी तरह जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसी तरह से उनकी इंडिपेंडेंस अलग अलग चीज़ों में बढ़ती है। जैसे सिंपल 3-4 साल के हुए तो वो खुद से कपड़े पहन सकते हैं, धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। अब उसमें ये है कि अगर हम फ़ौरन से उनको टोक रहे हैं और हर मर्तबा सही कर रहे हैं हर चीज़, क्या चाहिए ढुला, ये गलत
गलत हुआ, ये ऐसे हुआ, तो फिर वो फ़ौरन छोड़ देंगे। आप देखेंगे बच्चे को वो ऑलरेडी क्रिएटिव होता है, ऑलरेडी खुद से चीज़ें करना चाह रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब आसपास और ख़ास करके बड़े हर एक एक्शन पे टोक रहे हैं ना। सोचे ना, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और अगर कोई ऊपर से देख रहा है और हर चीज़ के बारे में ये सही है ये गलत है करेगा, तो फिर वो काम का जो शौक़ पहले होगा ना वो भी छूट जाएगा और हम वो नहीं करेंगे। और देखते हैं कि बड़े नहीं, आई मीन 4-5 साल की उम्र में ही उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो कम होने लगती है, वो छोड़ देते हैं और कहते हैं अच्छा आप कर दो, अच्छा आप करके दो। हाँ। अगर उन्हें बार बार तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक दिन मतलब एकदम से इंडिपेंडेंस आ जाएगा, बट हमको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी एज में वो क्या काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें करना चाह रहे हैं और सेफली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे देंगे ना तो वो खुद से फिर करने लगेंगे। लेकिन हमको वो स्पेस प्रोवाइड करनी है और बार बार टोकना या ऐसे हुआ या हर बार करेक्शन करना ये नहीं। तो हमने देखा है कि इवन 5-6 साल के बच्चे मतलब खुद पूरा अंडा भी बना लेते हैं और नाश्ता भी बना लेते हैं जी। ऐसे भी बच्चे होते हैं और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 10-15 साल के भी हो जाएंगे या फिर प्रॉब्लली 50-60 साल के भी हो जाएंगे, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। जी 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 बिल्कुल। इसमें एक चीज़ जो अभी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, लाइक जेंडर का इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट ये है कि इस एज में जब इमोशनल बिल्ड किसी के साथ हो जाता है ना, तो वहाँ पर फिर वो गलत रिलेशंस भी सामने आते हैं। तो जब उसकी डेप्थ में हम जाकर देखते हैं कि एक्चुअली में बच्चों को वहाँ पर क्या मिला, तो वो मिलता है इमोशनल सिक्योरिटी, कि वहाँ पर वो शेयर कर सकते हैं उनको जो फील हो रहा है और वहाँ पर उस फीलिंग को एक वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा है, ये अच्छा है, ये तुम। तो वो इमोशनल सिक्योरिटी हम समझते हैं कि अगर बचपन से घर में ही बिल्ट हो जाए तो बच्चों को फिर बाहर रास्ते नहीं मिलेंगे उसको शेयर करने के लिए और इतना वक्त नहीं लगेगा इन चीज़ों को बाहर आने में। तो वो इमोशनल सिक्योरिटी बच्चों के घर में कैसे बिल्ड हो। लाइक इंडिया का जो कल्चर है हमारा, सिर्फ माँ बाप नहीं होते बच्चों के साथ ना, उनके साथ उनकी दादी नानी और फुप्पी खाला, बहुत सारे रिश्तेदार उनके साथ मौजूद होते हैं। तो ये मैसेज मतलब इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम उन तक भी एक मैसेज पहुंचाएंगे कि वो एक इमोशनल सिक्योरिटी घर में ही कैसे बिल्ड हो, ताकि वो बच्चे को जो है वो गलत रास्ता मिले ही नहीं, या अगर मिल भी रहा है तो वो उसको ज़रूरी नहीं लगे, वो उस तरफ जाए नहीं। तो वो कैसे हम बिल्ड करें अपने घरों में। आई थिंक ये शुरू से ही बच्चे के साथ का जो कनेक्शन है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। वो ताल्लुक़, हम एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, आदतें सुधारने पर फोकस करते हैं, या कभी कभी दीन सिखाने में भी रिजिडिटी आ जाती है ना। हम कहते हैं अल्लाह से डरो या अल्लाह माने, बच्चों को अल्लाह ताला नहीं पनिश करेगा ना, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं डाली है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। तो अल्लाह ताला के साथ की मोहब्बत और अल्लाह ताला के साथ का जो ताल्लुक़ है ना वो भी माँ बाप के साथ के ताल्लुक़ पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि माँ ही तो सिखाती है ना, वो भी तो माँ सिखा रही है, राइट। तो कनेक्शन, और मेरे हिसाब से बहुत मरतबा जॉइंट फैमिलीज या दूसरे लोग होते हैं तब हमें लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चे की ज़िंदगी में इवन एक सेफ इंसान है, चाहे वो सिर्फ उसकी माँ है ना, तब भी इनफ होता है कि वो उसके पास जाके एक्सप्रेस कर पाए। सब अलग अलग चीज़ें अगर कर भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन एक माँ है जो उसके साथ खड़ी है, उसके साथ वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो फिर आगे जाके इन्फेचुएशन होगा, वो जो एज में अलग अलग चीज़ें होती है वो होगी, लेकिन उस वक्त भी उसे पता है कि मुझे किसके पास जाना है, मेरे लिए सेफ इंसान कौन है। तो वो सिक्योर, ये नहीं हो सकता कि आप 10 साल में रिलेशन पर वर्क करें, ठीक है कर रहे हैं, नहीं हुआ है और रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी वर्क करेगा, वक्त लेगा लेकिन वर्क करेगा। लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप जब पैदा होता है तब से वो ताल्लुक़ ना, कहते हैं ना कनेक्शन बिफोर करेक्शन, करेक्शन करना है, सिखाना है, मैं नहीं कह रही कि नहीं सिखाना है, लेकिन वो ताल्लुक़ बना के आप सोचे ना, जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ताल्लुक़ बनता है, तो वो इंसान जब कुछ कहता है तो करने का मन करता है ना, बात सुनने का मन करता है। और वहीं जहाँ रिलेशनशिप नहीं होता है, डिसकनेक्शन होता है, वहाँ कोई कुछ कहता है तो फिर जो चीज़ का शौक़ होता है ना वो भी चला जाता है। वो हम सोचे हमारे टीचर्स के बारे में, वो टीचर जिससे हम कनेक्टेड थे और वो टीचर जिससे हम डिसकनेक्टेड थे, वो सब्जेक्ट हमें फेवरेट लगते हैं और वो सब्जेक्ट हमें नहीं अच्छे लगते। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कनेक्शन, और वो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन, एंड डे वन मीन्स
बच्चा जब अंदर पेट में होता है ना, तब से शुरू हो जाता है वो रिलेशनशिप डेवलप करना, वो कनेक्शन। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा वक्त देना है, कुछ मोमेंट्स होते हैं कि चलो सुबह उठे हैं तब थोड़ा सा आपने प्यार मोहब्बत से थोड़ा वक्त, और कनेक्शन वक्त देना होता है, क्वालिटी टाइम। मैं नहीं कह रही कि आपको पूरा दिन देना है, बट कुछ वक्त जहाँ पर आप दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे, या आप उसे बोल नहीं रहे कि ये करो ये मत करो, बस उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसे लग रहा है कि हम सोचे ना हम किससे कनेक्ट, जो मेरी बात सुन रहा है। लेकिन माँ बाप आजकल सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, है ना। तो सुनना ज़रूरी है कि ठीक है सुबह का वक्त है ना, स्कूल अगर जा रहे हैं तो स्कूल से आने का वक्त है, सोने का वक्त है कुछ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इंटेंशनली करने वाली बात है। जी, तो जैसे कि मैं आपके जवाब से समझ पा रही हूँ कि जो भी सेफ स्पेस बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है फैमिली मेम्बर्स में से ही, वो बच्चे के लिए हमेशा जो है वो मौजूद रहे। और मोस्टली ये काम जो है वो माएँ करती हैं, तो माँओं को इंटेंशनली बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो अपने इमोशंस को शेयर कर सके, जहाँ पर वो रिलैक्स फील कर सके। ओके, जज़ाकल्लाह। तो जैसे यहाँ पर रिलेशन की बात आई, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हमारा रिलेशन हमारे रब से बहुत मज़बूत हो। और अभी हम देखते हैं कि बच्चों को रब का जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ ये है कि तो अल्लाह पाक तुम्हें गंदा बच्चा समझेंगे, अल्लाह पाक तुम्हें मारेंगे, या तुम्हें दोज़ख में डाल देंगे, या तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। हम जब छोटे थे तो हमने अक्सर ये जो है वो सुना था, तो इस वजह से ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक जो है ना वो सिर्फ सज़ा देने के लिए है। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है और बच्चे बहुत सवाल करने लगे हैं। तो ऐसे एरा में बच्चों को संभालते हुए उनको अल्लाह का इंट्रोडक्शन किस तरह से कराया जाए, और अल्लाह का और उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाए, इस पर थोड़ी सी बात करिए। जी, तो बच्चे वैसे तो फितरत पर ही होते हैं ना, अल्लाह ताला से ऑलरेडी मैं मानती हूँ कि ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। हमें बस वो एक्सपोजर और वो नर्चर करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है ख़ास करके 0 to 6 ईयर्स में जितना माँ बाप कनेक्टेड होंगे ना, उतना बच्चे कनेक्टेड होंगे। हमारी बातें क्या हो रही है, हमारे डिस्कशन क्या हो रहे हैं, क्या हमारे रोज़ाना के सुबह शाम की बातचीत में अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है। अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ने हमें दिया है ना। और वो जो है ना डराने वाला, वो कोई हम अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने के लिए नहीं करते थे। मैं जहाँ तक समझती हूँ वो माँ बाप या बड़े लोग अपने फ़ायदे के लिए अपना काम निकलवाने के लिए बस अल्लाह ताला का नाम डाल के डरा दिया और बोल दिया कुछ। वाकई में आप सोचे ना, वाकई में तो अल्लाह ताला बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है, और बच्चों से तो कोई हिसाब लेने भी नहीं वाला है। तो फिर ये सारी बातें आई कहाँ से। और बच्चों का ताल्लुक का जो है ना, मुझे लगता है डायरेक्ट डिपेंडेंस उसके माँ बाप और माहौल पे है। और फिर ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ख़ुद से, मतलब एक फ़ितरतन जो चीज़ें रहती है वो तो रहती ही है, लेकिन हमारी बातचीत क्या हो रही है। क्या हमारे यहाँ लोगों को बड़ा माना जा रहा है, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स के नाम हो रहे हैं, है ना, पैसे को बड़ा माना जा रहा है, तो फिर बच्चे पैसों की बातें करेंगे, है ना। फिर बच्चे, हमने देखा है कि बच्चे मांगते भी फिर वही है, वही बच्चे फिर हमें दुआओं में भी वही मांगते हैं। और गलत नहीं है, लेकिन किस तरह से हमने जोड़ा है अल्लाह ताला से, हमारी बातचीत, हमारा क्या ताल्लुक है। हर बात में हम कहते हैं अच्छा दुआ मांगो अल्लाह ताला से, है ना। हम कह देते हैं बच्चे से कि ठीक है दुआ मांगो, लेकिन क्या हम भी उस तरीके से, हमें जब प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, तो क्या हम दुआ मांगते हैं ना। दुआ दे दी, क्या अल्लाह ताला तुम्हें आलिम बनाए, अल्लाह ताला तुम्हें हाफिज़ बनाए, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान कर दे। चलो हम मिलकर अल्लाह से मांगते हैं। फिर नमाज की तरफ, नमाज पहले हम कैसे नमाज़ पढ़ते, क्या जैसे टाइम हुआ तो नमाज़ पढ़ ली, है ना। तो जो हमारा कनेक्शन है वो बच्चों पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी आप देखिए ना बच्चे कैसे, मतलब घर में सब नमाज़ पढ़े होते हैं तो छोटा सा बच्चा बोलना नहीं पड़ता है उसे, ऑटोमेटिक वो अपना बिछाता है, वो अपना मतलब वो पहनते हैं, और जो घर में सब लोग कर रहे होते हैं वो नकल कर रहे होते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता है। ऐसे ही वो हर चीज़ का नकल कर रहे होते हैं। तो बस वो चीज़ को मेंटेन करना और उससे लव डेवलप करना और धीरे धीरे सिखाना, वो सीखने के लिए ऑलरेडी रेडी होते हैं। जब माहौल होता है तो बच्चों को एटलीस्ट टाइम भी याद हो जाता है कि ये टाइम पे हमारे यहाँ ये होता है। जैसे इफ्तार का दस्तरखान लग रहा है तो उनको पता है कि अजान होगी और हम सब, फिर सब अगर दुआएं मांग रहे हो तो आप देखेंगे वो भी दुआ, फिर अगर कोई जोर से दुआ मांग रहे हैं और दुआओं के अल्फाज, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे भी दुआ उसी तरीके से दुआ मांग रहे हैं। जो बच्चा मस्जिद में जा रहा है खुतबा सुन रहा है तो वो घर पे वो पढ़ रहा है ना। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, जो उनको एक्सपोजर हो रहा है, वही वो बाहर, मतलब जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोला जा रहा है वो बच्चा बोल रहा है। तो फिर बच्चों की तरबियत नहीं, हमको अपनी तरबियत करने की ज़रूरत हुई ना।
बिल्कुल, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो, तो उसके लिए पहले हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से उतना ही मज़बूत होना चाहिए। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत होना चाहिए और हमारा ताल्लुक़ बच्चे से प्यार मोहब्बत का कनेक्शन होना चाहिए। वो सिर्फ डराने वाला ताल्लुक़ नहीं हो, कि वो कनेक्शन होगा तो हमारा ट्रांसफ़र होगा। जी, अगर हम अपना दीन और अपना नमाज़ें तो सही से कर रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चों के लिए स्ट्रिक्टनेस और सख्ती ला रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्शन हो सकता है। हाँ, मतलब वो फोर्सफुली बच्चा दिखाने के लिए तो कुछ करेगा, लेकिन जैसे उसको मौका मिलेगा, ऑटोनॉमी उसके पास आएगी, वो छोड़ देगा उन चीज़ों को। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं कि बच्चे घर में तो बहुत ठीक थे, लेकिन बाहर जाकर वो बिल्कुल चेंज, क्योंकि वो तो फिर माँ बाप के लिए कर रहे थे, वो एक्चुअल कनेक्शन वो डेवलप नहीं हुआ ना। जी जी जी, बिल्कुल। इससे हटकर एक और सवाल आता है हमारे जहन में कि ये हमारा जो एज था, वहाँ पर बहुत सारे मौके ऐसे आते थे जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमको मैनेज करने के लिए कहते थे कि अभी ये चीज़ नहीं हो सकती, ओके अभी आपको अपने भाई की बुक्स ही यूज़ करनी है बिकॉज़ आप उसी स्टैंडर्ड में आ गए हो, या कपड़े आपको उसी के पहनने हैं, या बड़ी बहन के यूज़ करने हैं। लेकिन अभी ऐसा एज है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला जो दौर है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कई सालों के बाद आया है। तो क्या बच्चों को सारी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं, जैसी मांग रहे हैं वैसी प्रोवाइड कर देना सही है उनके लिए, क्योंकि इससे उनका जो वो है कि टैंट्रम देखना पड़ता है और ज़िद देखनी पड़ती है, वो कम हो जाएगा, या फिर उनको उसी एरा को सिखाने की ज़रूरत है कि मैनेज करें, जितना कम में हो सकता है वो चला लें। दोनों में से क्या चीज़ बच्चों के लिए सही है, उस लेंस से आप थोड़ा बात करें। आई थिंक किसी भी चीज़ को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है ना। आजकल ही जैसे पहले का जो था, दूसरों का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना, भाई बहन के कपड़े पहनना, गैजेट्स यूज़ करना, आजकल मिनिमलिज्म के नाम से आ रहा है, सस्टेनेबल लिविंग के नाम से आ रहा है, राइट। और वहाँ वो सारी चीज़ें उस नाम से एक फैशन बन के, एक ट्रेंड बन के चल रही है। वही सेम चीज़ है, उसको रीपैकेज किया हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना, तो हम जो है ना उसको तरीका क्या है, इस सुन्नत तरीका है, फजूल खर्ची जो है वो नहीं करना है, सस्टेनेबल बनाना है, दुनिया की अर्थ का, दुनिया का भी हम पर हक है ना, नेचर का भी हम पर हक है। उस तरीके से हम बच्चों को समझाएं कि अगर जैसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है तो उसका नेचर पर क्या असर होता है। और आप देखेंगे कि छोटे से छोटे बच्चे जब इस तरीके से उन्हें समझाते हैं ना, तो वो समझते हैं और फिर बाद में जाके खुद वो चॉइसेस करते हैं। पहले हम करेंगे लेकिन खुद बाद में जाके। लेकिन एक होता है कि बस ज़बरदस्ती से बोल दिया, और एक होता है कि बैठ के समझाया कि हम क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे अगर बड़े हो रहे हैं तो बजट वगैरह क्या होता है, पैसे किस तरह, थोड़ा सा पॉइंट इज एक चीज ऑर्डर दे दी, या एक चीज फोर्स कर ली, उसकी जगह पे कॉन्वर्सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लिया, बच्चों को हमारे साथ ले करके एज अ पार्ट, ये हमारा फैमिली कल्चर है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। तो समझते हैं और उस हिसाब से करते हैं कि ठीक है, हमारा ये है कि हम साल में ना एक मरतबा टॉय नया खरीदेंगे, या एक मरतबा ये कपड़े लेंगे ना, हर बार ले लेना ये तो सही नहीं है, फिर फेंक देना होता है ना, फिर तो वेस्ट हुआ। तो वो वेस्ट क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है, अर्थ का हक है हम पर, है ना, जो नेचर का हक है, उस तरीके से हम थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे बहुत समझदार होते हैं और समझते हैं, और फिर वो हिसाब से चॉइसेस करते हैं। सेकेंडली ऑफ कोर्स व्हाट आर वी चूजिंग फॉर आवरसेल्व्स ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं। ये हो रहा है कि हम अपनी विम्स पे चीज़ें ला रहे हैं, फिर उनको ये कह रहे हैं, तो फिर तो वो बैलेंस, वो जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो भी बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। 4-5 साल के बच्चे भी, है ना, छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे डबल स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से परख लेता है, समझ लेता है। और फिर हम नाम दे देते हैं मैनिपुलेट, पर बच्चा मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता है ना, वो देख रहा है, समझ रहा है, और उस हिसाब से वो चीज़ें मांगेगा भी, करेगा भी। और ख़ास करके जो है ना टेंट्रम थ्रो करना, अगर लग रहा है कि हाँ मेरी बात इसी तरीके से मानी जाती है, तो फिर वो उसी तरीके से होगा ना। बिल्कुल, एक पैटर्न उसको समझ में आ जाता है और वो उसी को यूज़ करता है। ओके। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम अक्सर सुनते हैं कि फ़ोन बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, स्क्रीन्स के सामने उनको बैठना बहुत पसंद है, या उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके, कि वो सही चीज़ों पर कम ध्यान देते हुए उन चीज़ों में उनका ध्यान लगा हुआ है। तो क्या प्रैक्टिसेस हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनसे ये जो स्क्रीन की तरफ बच्चों का इतना फोकस रहता है वो कम से कम हो जाए?
इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं? अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो बच्चे तो फिर भी खेलते हैं, फिर भी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बड़े मतलब कि यहाँ तक कि हमारे घर में दादा दादी भी फ़ोन में होते हैं, हाँ, है ना? सब लोग फ़ोन, अब पॉइंट इज़ घर में सब फ़ोन में, बाहर सब फ़ोन में, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि फ़ोन मत देखो और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें। तो ये तो मतलब लाइक कहते हैं ना, विजिबली नॉट पॉसिबल चीज़ है। अब फ़ोन का, स्क्रीन का इतना इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह ये है, और हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम सबसे पहले ये आई एम नॉट थिंकिंग नहीं करना है, डेफिनेटली हमको स्क्रीन यूज़ रेगुलेट करना है और कम से कम स्क्रीन देना है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है हमको अपना स्क्रीन यूजेज कम करना होगा। हमारा कम होगा तो भी बच्चों का होगा। लाइक पॉइंट इज़, वो बनाई चीज़ इस तरीके से कि अगर वो सामने होने वाली है तो बच्चा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा और मांगेगा, जैसे हम हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट जो हमारा हो चुका है, उसके बावजूद, हमारा एडल्ट ब्रेन के बावजूद हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, तो हम बच्चे से, जिसका भी ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो उसके रिलेटेड बाउंड्री रखना हमारी जिम्मेदारी। हम ये नहीं कह सकते कि तुम मत देखो या तुम बहुत देखते हो। पॉइंट इज, हमको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करना है या हमको कम करना है, हम हमारे घर में उसका कहते हैं ना इस्तेमाल कम करना है। वो चीज़ें उनके लिए पर्सनल यूजेज के लिए नहीं लानी है। लेकिन ये नहीं हो कि बच्चे के पास ही फ़ोन है, बच्चे के पास ही आईपैड है ना, उसका जितना एक्सेस ईजी होगा उतना वो ज़्यादा उसको यूज़ करेगा। तो वो एक्सेस को रेगुलेट करना, उसके अराउंड बाउंड्री क्रिएट करना, वो जिम्मेदारी माँ बाप की है ना? तो ये सारी बातें सही है। आइडियल लगती है कि कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्क्रीन यूज़ करने ही वाले हैं बच्चे, और हो ही जाता है बहुत सारी अलग अलग रीज़न की वजह से। मुझे ख़ास ये कहना है कि कम से कम वो अनरेगुलेटेड यूज़ ना हो। अगर हम उन्हें दे भी रहे हैं, लाइक ख़ास करके छोटे बच्चों को हम अगर दे भी रहे हैं, तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हम कुछ चीज़ें जो ना मतलब बच्चों के हिसाब की चीज़ें हैं, ज़्यादा कलर्स और ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट नहीं है, उस तरह से दें। अगर दे रहे हैं तो अलार्म सेट करके दें कि इतनी देर ही, ऐसा नहीं कि जितना देर बस खाना है तो दे दिया, या ये अपनी फ़ायदे के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए ना दें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूट्यूब को इंटरनेट के साथ उनको ना दे दें। यूट्यूब ऐसे देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ यूट्यूब का कंटेंट वगैरह हम देते हैं तो देखकर, रिसर्च करके और प्लस डाउनलोड करके दिया जाए। ये ना हो कि इंटरनेट चालू करके उनको दे दिया, क्योंकि इंटरनेट बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और कौन सी चीज़ें उसकी एज के मतलब बहुत ही अनअप्रोप्रिएट चीज़ें उनके सामने आ सकती है और फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। वो एक्सपोजर तो बहुत ही ज़्यादा चेतने की और एक्टिव रहने की ज़रूरत है माँ बाप को, कि ये नहीं हो कि बस टेम्पररी अपने फ़ायदे के लिए, टेम्पररी अपना थोड़ा सा आराम के लिए हम ये चीज़ें कर लें और फिर बाद में हम पछताएं। तो ठीक है, अगर स्क्रीन दे रहे हैं, ख़ास करके 2 साल से नीचे तो नहीं ही दे, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा वक्त हम दे रहे हैं रिलीफ के लिए, जो भी वजह से दे रहे हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट हो, ओवर स्टिमुलेशन ना हो, टाइमर के साथ हो, और इंटरनेट चालू करके ना हो कि बिना मतलब इंटरनेट चालू है और वो कुछ भी उनके सामने आ सकता है, उस तरीके से ना। और बहुत सारी एप्स हैं जो पेरेंटल लॉक्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली लेट्स बी कॉन्शियस एंड अवेयर जब हम स्क्रीन का यूजेज करें। एज अ पेरेंट लेट्स जस्ट बी कॉन्शियस एंड अवेयर, और तकवा और अल्लाह ताला की उसके साथ, दुआओं के साथ हम ये चीज़ें करें। ओके सो फ़ातिमा आपा बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ऐसी डिस्कस की कि एक आई ओपनर है हम पेरेंट्स के लिए भी। हमारी कम्युनिटी में जितनी भी मदर्स सफ़र कर रही हैं, बच्चों को हैंडल करने में मुश्किल आ रही है, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि नई चीज़ों को इस लेंस से नहीं बल्कि इस लेंस से अगर देखा जाए कि बच्चे को बच्चा ही समझा जाए, उसको एडल्ट लेंस से नहीं देखा जाए, और उसकी फीलिंग्स को शेयर करने का उसको मौका दिया जाए, और घर का एनवायरनमेंट बच्चों के हिसाब से सेट किया जाए। ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अभी से उन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाए, बजाय इसके कि हम आखिर में बैठकर अफसोस कर रहे हैं और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हमारे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हुए बस मैं आपसे चाहूँगी कि एक मैसेज जो आप हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स को आप देना चाहेंगी। जैसे आप ख़ुद भी 3 बच्चों को आप संभाल रहे हैं, तो आपका भी एक बहुत लंबा जर्नी है। उसके साथ साथ आप पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स आप कंडक्ट कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है। तो एक
कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप कम्युनिटी के पेरेंट्स को देना चाहें, जिसकी हमारी तरबियत में सख्त ज़रूरत है, तो वो आप प्लीज़ शेयर करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि पेरेंट्स को अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है ना। इनर वर्क जो कहते हैं ना, कि ख़ुद को पहचानना, बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर कि मैं जो कर रही हूँ कहाँ से आ रहा है, और अपनी जो पैटर्न्स है, अपनी कंडीशनिंग है, उसको ब्रेक करके साइकिल ब्रेकर पेरेंट बनना है, साइकिल ब्रेकर बेसिकली बनना है। तो बहुत सारी कंडीशनिंग हुई है, बहुत सारे ट्रिगर कहते हैं ना कि हम कर देते हैं, हमारा इनर चाइल्ड हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है ना। और फिर तो वो सारी चीज़ों पर वर्क करके अपने आप को लाइक कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। और उसके लिए अगर हेल्प लेनी है, कोर्सेज करने हैं या बुक्स पढ़नी, लाइक जहाँ से भी आप सीख सकते हैं सीखें। नो, पेरेंटिंग इज़ नॉट डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड, आई थिंक पेरेंटिंग इज़ डिसिप्लिनिंग द पेरेंट, कंट्रोलिंग द पेरेंट, नॉट द चाइल्ड। और मुझे लगता है ये काम लाइक उम्मत को बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन को बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप पर वर्क करना है। जितना आप बेहतर बनेंगे, जितना आप अवेयर बनेंगे, उतना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स सब कुछ करने के बाद भी हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला से कनेक्शन और अल्लाह ताला से मांगना, हर मौके पर दुआओं का साथ, है ना। कि जो बहुत सारी और ख़ास करके पेरेंटिंग के रिलेटेड, बच्चों को रेज़ करने के रिलेटेड कुरानिक दुआएं हैं, नबियों के किस्से हैं ना, और हर बार दुआएं हैं। तो वो दुआओं के साथ कि नमाज़ पढ़ने के लिए बोलना है तो रब्बिज अल्ली मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, कि आँखों की ठंडक दुआ, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। दुआओं का साथ जितना ज़्यादा होगा उतना अल्लाह ताला के करीब हम होंगे, उतना हमारे बच्चे होंगे। और मैरिटल रिलेशनशिप पर वर्क करना, है ना। ये जो चीज़ें हैं ना हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक बच्चे को दो लोग रेस कर रहे हैं ना, तो उनके आपस के ताल्लुक़ का बहुत असर होता है ना। और जो आपस का ताल्लुक़ होगा वो असर होने ही वाला है, और अगर वो अलाइनमेंट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने वाला है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रिलेशनशिप्स पर वर्क करें इंशाल्लाह। सो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट जो है वो आज का वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी हमारी सीरीज़ रैप्ड इन रहमा, लव, मर्सी एंड मदरहुड के एपिसोड 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।